अब मैं फिर आपसे एक सवाल करूंगा। ठीक है, आपने फरमाया कि आपका मकसद यही था कहने का कि जिस अमाउंट की परचेज आपकी है उसी के हिसाब से आप किसी जी चार्ज करेंगे, पैसे देंगे या वो आपसे चार्ज करेंगे। तो वैसे राउंड फिगर अगर आप दें तो ये सारे प्रोसीजर के लिए कितना खर्चा एक कस्टमर का लग जाएगा? ये ऐसी चीज़ है जो लॉयर मतलब लॉयर से आप पूछें तो लॉयर आपको कभी भी ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नूर साहब बैठे हैं, ये नॉमिनल होती है। आपकी प्रोडक्ट को देख के आप कोई भी लॉयर जो, अब मज़े की बात यह है कि आपने लॉयर भी वो चूज़ करना है जो उस अपनी प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनल अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट भी हो। सही, ये नहीं है कि मतलब आप आते जाते कोई फैमिली कोर्ट का वकील है तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट ये थोड़ा सा ये चीज इनको अपने माइंड में रखनी चाहिए। और पैसे ये होता है कि वो सस्ते के चक्कर में अगर आप प्रोफेशनल बंदा हायर नहीं करते तो जैसे वो कह रहे हैं कि जो आप पहले नोटिस लीगल नोटिस देते हैं उस पर बड़ी आपको वो सोच विचार के साथ सारे पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, क्योंकि उसी की बेस पे ही आपका केस चलना होता है। और स्टार्टिंग में ही आप मजबूत अपना केस नहीं बना पाते और उसमें कोई कमी रह जाती तो उसका नुकसान फिर आपको ही होना है बाद में। क्योंकि ये बड़ी आपने खास बात की कि जैसे अमजद साहब ने बताया कि जो आप बेसिकली जो आप लीगल नोटिस भेजते हैं वही आपकी कंप्लेंट होती है। एग्जैक्टली, वो तो अगर आप उसी में कोई गलती कर जाते हैं तो फिर आप बाद में कोई चीज बाद में फिर आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। अगर साहब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ आपकी फीस के हवाले से, आपके क्वेश्चन के हवाले से। कंज्यूमर कोर्ट की ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी इसमें डैमेजेस क्लेम करते हैं ना तो उसमें आपकी मेंटल एग्नी, अब ये बंदा इतना परेशान था कि यार मैंने ओरिजिनल चीज लेके खरीदी है, जब वो पहन के जाएगा तो उसके वो अगला बंदा अगर वो चेक किया उसने यार ये तो 2 नंबर है, तो फिर उसको मेंटल एग्नी तो होगी ना, परेशानी होगी। अब इसमें आप मेंटल एग्नी के अलग से पैसे लेंगे, इसमें मेंशन करेंगे आप लॉयर्स फीस, इसमें अलग से मेंशन करेंगे। आपने 2 लाख दी है, आपने 1 लाख वो उसमें मेंशन भी करेंगे और वो जज साहब जो है वो क्लेम आपका वो डिक्री भी करेंगे। सही, मजे की बात है। आप लॉयर को फीस देंगे तो उसमें ये नहीं है कि आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। वो एक्सपेंडिचर्स आपके जो फीस वाले हैं वो आपको कंज्यूमर कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो आपको डिक्री करके देंगे। अच्छा अमजद साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे अपने शुरू में भी आपने भी बताया और कि अगर आपका जो जिसके खिलाफ आपने केस करना है, जिस ब्रांड से भी आपने कोई चीज़ परचेज़ की है वो आपके साथ फ्रॉड हो गया या कुछ भी है, अब आपने उसके खिलाफ लिटिगेशन में जाना है लेकिन आपके पास उसका एड्रेस नहीं है, आप FIA साइबर क्राइम में जाते हैं, उनको एप्लीकेशन देते हैं, तो वो प्रोसीजर कितनी देर का होगा? अब देखिए वो साइबर क्राइम विंग FIA जो है वो भी अपना काम बड़ा विजिलेंटली कर रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशल उसका भी अपना एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है, तो उसमें अपने वो उन्होंने बताए हुए हैं। आप एप्लीकेशन वहाँ पे जाके देंगे। बेसिकली आजकल तो वो बहुत ज़्यादा जो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप FIA में जाके भी दे सकते हैं। साइबर क्राइम विंग उनका सेपरेट से है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दें, वो आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली आप एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन करने के बाद वो अब IP एड्रेस और वो जो साइबर ज़ाहिर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो वो उसके ऊपर जाएंगे और वो IP एड्रेस लेके वो बंदे को जरूर ट्रेस कर लेते हैं। हमारा साइबर क्राइम विंग बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, जेन्युइनली जो बात है इस वक्त माशाल्लाह से ये बड़ा अच्छा हुआ है। उसमें किस हद तक सजा हो सकती है? उसमें तो ये लाइबिलिटी तो सिविल वाली बनती है, वो तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है। उसके ऊपर आप अब FIA का एक प्रोसीजर होता है, सेपरेट प्रोसीजर है। पहले वो करती है इन्वेस्टिगेशन, सारी जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाती है सारी, जब वो पूरे मामले को देख लेते हैं कि ये क्राइम कमिट हुआ है, वो पूरी एविडेंस कलेक्ट करके पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसके बाद FIR करते हैं। जबकि हमारे जो दूसरे थाने हैं वहाँ पे FIR पहले होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है वो पहले लॉन्च कर दी जाती है, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसमें पहले प्रिलिमिनरी, इसमें पहले एविडेंस कलेक्ट की जाती है, उसके बाद FIR की जाती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी होने वाली 2 महीने में और मैंने लिबर्टी मार्केट में एक शॉप पे अपना लहंगा बनने के लिए दिया था और मैंने अपनी पेमेंट भी सारी कर दी थी, मगर अब जब मैं अपना लहंगा जो है पिक करने गई हूँ तो उन्होंने जो उसका कपड़ा वगैरह है और जो काम है डिज़ाइन वगैरह वो सब कुछ उससे मुख्तलिफ है जो मैंने उनको दिया था। और जब मैंने ये क्लेम किया है कि मुझे वो ठीक करके दें तो वो मुझसे उल्टा बहस करने लग गए हैं, तो अब उस पर मैं क्या उसकी रेमेडी हो सकती है? जी आपको भी बताते हैं। जी अमजद साहब। जी आगा साहब, इसकी जो अभी कॉलर यहाँ पे मौजूद थी इनकी तो इनका कॉज ऑफ एक्शन भी बनता है
अब एक चीज है, वैसे ये लहंगे वाले वाकयात बहुत ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लास्ट सीजन भी ये बहुत वाकयात सुनने में आए थे। एग्जैक्टली और ये कंज्यूमर कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी दिए हैं, इस पे फाइन्स और डैमेजेस भी उन्होंने उसका भी रेफरेंस जरूर। जी मैं अर्ज करता हूँ। इसमें अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इनके लिए वो मुश्तरी होशियारबाश वाली बात आपने की अभी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी ख़रीदारी करें, अब ये जो ख़वातीन हैं इनकी ख़रीदारी में अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि कपड़ा कौन सा लगाना है, उसके ऊपर ब्राइडरी कैसी करनी है, ये सारी चीज़ें अलग-अलग से मेंशन होती हैं। जी ऐसा ही तो है। इनको चाहिए कि जो रिसीट वो परचेजिंग वाली ले रही हैं उनके ऊपर वो स्पेशली लिखवा लें कि आप इसके ऊपर जो क्लोथिंग होगी वो ये इस कंपनी की आप लगाएंगे, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो करेंगे वो इस कंपनी की होगी, मतलब एटसेट्रा जो भी इनके वो, क्योंकि मैं तो इसमें इतना ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि लहंगे जो आपने डायरेक्शंस दी बेसिकली, जी एग्जैक्टली, वो आप उस पर लिखवा लें, वो लिखवा लें, उसमें क्लेम बहुत अच्छा और अगर क्योंकि अब तो उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए ना, अब वो लहंगा फर्ज कर लें, उन्होंने लहंगा जो है वो ऑर्डर किया, वो 5 लाख का लहंगा है, तो उसमें कोई ऑर्डिनरी कपड़ा तो नहीं लगेगा ना, उस पे जो एम्ब्रॉयडरी होगी, जो उसके ऊपर वो सारा वो अपना काम करेंगे, वो भी तो लोकल जो धागे से तो नहीं होगा ना, वो आपकी कीमत दे के की जाएगी। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो प्रोडक्ट जो देंगे इनको, वो प्रोडक्ट से देखा जा सकता है, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगी कि ये लहंगा है कितने का, इसमें जो कपड़ा यूज हुआ है, ये इनका बहुत अच्छा क्लेम बन जाएगा। इनको चाहिए कि ये अपनी जो रिसीट्स वगैरह है, इस बात को कैसे साबित कर पाएंगी कि जो इन्होंने डायरेक्शंस उनको दी थी कि मैंने ये डिमांड किया था, ये वो इनका डिसाइड होगा आगा साहब जाके प्राइस के ऊपर। अब देखिए प्राइस फर्ज कर ले, अब 1 लाख की प्राइस है, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो बंदा देगा वो 1 लाख के हवाले से देगा कि इसमें कपड़ा जो लगा हुआ है वो ठीक है। एक्सपर्ट बंदा जो है उसको पता है कि 1 लाख वाला लहंगा जो है उसमें कपड़ा कौन सा लगना है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कौन सी होनी है, कितने कारीगर ने काम करना है और कितना खर्चा इसके ऊपर होगा, एक्सपेंडिचर सारे आ जाएंगे। फर्ज कर ले 1 लाख वाला लहंगा अगर 20,000 में बनाया उसने, तो वो भी तो फॉल्टी सबसे जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना। सही। तो इसमें इनको जरूर रुजू करना चाहिए। साहब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी वो मेरे दोस्त बड़ा इस पे डिटेल में बता रहे हैं कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ज़रूर ली जाती है किसी भी स्टेज पे, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके जो एक्सपर्ट है वो बुला के, और इसमें जो एक सेक्शन है उसके एक सेटलमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। कोई भी फैसला देने से पहले कोर्ट दोनों पार्टियों से पूछती है कि अगर आप और यहाँ पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, आप कोर्ट सेटलमेंट कर लें बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट, सही। लेकिन अगर आपकी हो जाती है तो आप विड्रॉ हो जाता है। आप ये जो आपने इनका नुकसान किया है या जो भी प्रॉब्लम है या आपने ज्यादती की है, तो आप इनसे सेटलमेंट कर लें, उनकी पे कर दें ताकि आपका मामला यहाँ से वो हल हो जाए। लेकिन अगर वो इसमें की सेटलमेंट नहीं हो पाती तो उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि फिर जब कोर्ट का फैसला आता है तो वो कोई इतना हल्का नहीं होता, वो काफ़ी भारा होता है, वो काफ़ी डैमेजेस और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। सब आप कह रहे थे कि कुछ जजमेंट्स आई हैं, प्लीज़ मैं चाहूँगा मैं इस वक्त तो मैं कोर्ट नहीं कर सकता जजमेंट्स, पीएलडी की भी हैं और यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स की कितनी जजमेंट्स हैं, जिसमें वो पिछले दिनों में जो लहंगे वाला आप केस वो जो आप इसमें बयान कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल लहंगे वाले केस में ठीक ठाक डैमेजेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने ये इसमें डिक्री किए थे। अच्छा जी एग्जैक्टली, बेसिकली उन्होंने मौका दिया था, दोनों पार्टीज को मौका दिया कि आप रिकंसाइल कर लें, सही, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर जज साहब ने आफ्टर एक्सपर्ट ओपिनियन ये रिपोर्ट भी हुआ था केस। अच्छा मैं एक कॉलर ऐड करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगा आप ये भी बताइएगा कि क्या इस सारे क्लेम के अंदर आप ब्रांड को भी बंद करवा सकते हैं या इतनी पावर होती है अदालत के पास? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। डिस्कनेक्ट हो गया जी। तो आगा साहब मैं इसमें ये जो बात है, अब देखें कंज्यूमर कोर्ट के पास जो है वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है और पावर्स हैं वो इस हवाले से हैं कि कंज्यूमर जब जाता है तो अपने डैमेजेस लेके जाता है। कंज्यूमर का ये बिल्कुल क्लेम नहीं होता कि आप इसको बंद कर दें। कंज्यूमर जब जाता है तो उसको बंद करवाने के लिए नहीं कहता, नहीं, अगर जो बंद करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन में और ये सारी जो भी प्रोसीजर होता है डैमेजेस, लेकिन अगर ये साबित होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, चाहे आप साइबर क्राइम में कर रहे हैं चाहे आप कंज्यूमर एक्ट के तहत कर रहे हैं, अगर ये साबित हो जाए कि जी ये तो ओवरऑल एक फ्रॉड की बुनियाद पर ये कंपनी चल रही है, तो उसके ऊपर क्या
पावर्स होती है, अथॉरिटी होती है। मैं लेकिन उससे पहले एक कॉलर ऐड करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि मैंने एक चीज़ खरीदी थी और मैंने जब उसकी रियल प्राइस कहीं और से पता की तो मुझे पता चला कि वो ओरिजिनल प्राइस में उतनी थी नहीं, मैंने असल में गलती से डबल प्राइस में खरीद ली। अब सही। मुझे पता चला कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कुछ और है, मतलब उससे कम है। तो सही। मैं अभी कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि मतलब मुझे एक तरह से स्कैम करके मेरे मुझसे डबल प्राइस में की हुई? नहीं, आपने वो चीज़ कहाँ से खरीदी? हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल कॉल डिस्कनेक्ट जी, हो गई। मैं उनकी वैसे पॉइंट मैं समझ गया हूँ। वो बेसिकली कहना ये जैसे चाह रही नूर साहब थी- भी पहले बात कर जी रहे थे। एग्जैक्टली, हाँ। नूर साहब कह रहे थे। तो वो ये बेसिकली कहना ये चाह रही थी कि मैंने एक शॉप पे उसकी कीमत फ़र्ज़ कर लें 5,000 रुपये है, तो दूसरी शॉप से उसने जहाँ से खरीदी है वहाँ से 10,000 रुपये की उसको मिल गई है। अब देखिए, ये तो प्राइस का टैग उन्होंने लगाया है, ये इन्होंने अपनी मर्जी से खरीदी है, इनको फोर्स नहीं किया गया। सही। लॉजिकल बात जो हो वो उसको अब भी एक देखना चीज़ चाहिए। की वैल्यू ही ज़्यादा है, आपने उसको कम कीमत में किसी और जगह से ख़रीदा है, जी, तो ऑब्वियसली ये आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आती है लाइबिलिटी कि आती है आपने ना। लाइबिलिटी इस हवाले से मैं कह सकता हूँ, अगर साहब ये जो मोहतरमा बात कर रही थी वो इस हवाले से बात कर रही थी शॉप वाले ने कि डबल मैं कीमत शॉप वाले पे ने मुझे डबल कीमत पे ज्यादती दे की रही है है, कि डबल कीमत। वो डबल कीमत पे दे दी है। अब देखें, अब कुछ ब्रांड्स हैं वहाँ पे वही जो हम जीन खरीदते हैं वो 10,000 रुपए की होती है, और वही जीन जो है वो सेम वही ब्रांड के ऊपर वो जो वो वहाँ पे लगी होती है 6,000 की लगी होती है, 8,000 की लगी होती है। तो ये हमारी सवाबदीदी है। सवाबदीदी इख्तियार में आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, अगर वो फॉल्टी है, वो चीज़ जो आपने महंगी खरीद ली है वो अगर फॉल्टी है तो फिर उस पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आपने वॉलंटरीली खरीदी है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तो ये तो नहीं आएगी उसमें।